नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। आज हम एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे बात करेंगे और यह मुद्दा काफी चर्चा में है और आप सभी इन दिनों अखबार की हेडिंग में ये मुद्दा डेफिनेटली सुन रहे होंगे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि कुछ 3 तारीख की मध्य रात्रि को अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने एक ऑपरेशन किया और जिस ऑपरेशन को इन्होंने एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया। और इस ऑपरेशन के तहत उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो है निकोलस मेडुरो को वहां से उठाया और अमेरिका के अंदर ले जाके कोर्ट में प्रस्तुत किया। अब एक राष्ट्र के द्वारा एक संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति को उठाना, अपहरण कह सकते हो आप इसका, और अपने देश में कोर्ट में प्रस्तुत करना, अपने देश की जेल में डालना, ये अपने आप का एक पहला मामला नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका ने ऐसे कई देशों के साथ में किया है। ग्वाटेमाला के साथ किया है, होंडुरस के साथ किया है, उससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे देशों के साथ वैसा किया है। तो ये बड़ा अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों के एक उल्लंघन का मैटर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 1 और 2 का स्पष्ट उल्लंघन का एक उदाहरण है। और ऐसा समय जब दुनिया 2026 में प्रवेश कर चुकी है, उस समय हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति को वहां से उठा दिया गया। तो ये इस समय काफी चर्चा का विषय है और इस हेतु हम आज बात करेंगे इसी वेनेजुएला पे। इसका इतिहास देखेंगे, इसकी ज्योग्राफी समझेंगे, समझेंगे कि दरअसल हुआ क्या था, और साथ में ये भी समझेंगे कि भारत इससे किस तरह से प्रभावित होगा। साथ में ये भी देखेंगे कि अब आगे क्या होगा इसका। तो कुल मिला के हम वेनेजुएला के इस मुद्दे पे, वेनेजुएला के इस क्राइसिस पे हम 360 डिग्री एक नजर डालने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं बात शुरू करूं उससे पहले हम थोड़ा सा इसका भूगोल समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वेनेजुएला है यहाँ पे, और दक्षिणी अमेरिका के बहुत उत्तर में आया हुआ है, ऊपर के क्षेत्र में वेनेजुएला आया हुआ है। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और ये मध्य का भाग है, मध्य अमेरिका। और बीच में ये क्षेत्र कैरेबियन है पूरा का पूरा। ठीक है। हम एक शब्द सुनते हैं लैटिन अमेरिका, आपने भी कई बार सुना होगा। लैटिन अमेरिका के अंदर मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन सागर आते हैं। दक्षिणी अमेरिका के अंदर टोटल आपके देश हो जाते हैं, आपके 10 देश हो जाते हैं। कैरिबियन के अंदर 3 देश आ जाते हैं और मध्य अमेरिका में 7 देश आ जाते हैं। उस तरह से कुल मिला के ये 20 देश ऐसे हैं जिनको हम लैटिन अमेरिका कहते हैं। लैटिन अमेरिका बेसिकली इसलिए कहा जाता है कि ये पूरा क्षेत्र आपके स्पेनिश, पुर्तगीज और फ्रांसीसियों के अधीन रहा था। और चूंकि यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो लैटिन भाषा का रोमांस रूप है, इसलिए इसको लैटिन अमेरिका कहते हैं। तो लैटिन अमेरिका में मध्य अमेरिका, कैरेबियन सागर और आपके नीचे आ जाता दक्षिणी अमेरिका। तो टोटल कुल मिला के जमा 20 देश है यहाँ पे। और इस क्षेत्र में सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने प्रवेश किया था, और उसके बाद से इस पूरे लैटिन अमेरिकन क्षेत्र पर 3 देशों का प्रभुत्व रहा। अगर मैं ब्राजील की बात करूं, जो जस्ट नीचे यहाँ पे आया हुआ है, हम अगर इसको मैप पे ले जाके देखें तो ये पूरा का पूरा ब्राजील का इलाका है। ये पूरा ब्राजील का इलाका है। ब्राजील पर पुर्तगालियों का शासन था, और इसके ठीक ऊपर एक गुआना आता है। गुआना पर फ्रांसीसियों का शासन था, और बाकी पूरे क्षेत्र पर स्पेन का शासन था। आज भी दक्षिणी अमेरिका के अंदर सबसे अधिक बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है आज भी स्पेनिश है। ब्राजील में पुर्तगीज है, बाकी सारे अर्जेंटीना, बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, इन सारे देशों में स्पेनिश बोली जाती है। आज भी वेनेजुएला की राष्ट्रभाषा स्पेनिश है यहाँ पे, क्योंकि लंबे समय तक स्पेन ने यहाँ पे शासन किया था। तो कहने का मतलब साफ साफ ये है कि इस पूरे क्षेत्र में स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस का आधिपत्य था। फ्रांस के पास में केवल फ्रेंच गुआना था, जो कि वेनेजुएला के ठीक पास में आया हुआ है, इधर आपके पूर्व में आया हुआ है। ब्राजील पुर्तगाल के अंडर में था, बाकी पूरा हिस्सा जो है वो स्पेन के पास में था। तो इन क्षेत्र पर इन 3 देशों ने शासन किया, लंबे समय तक शासन किया। उसके बाद क्या हुआ कि 1588 में, 1588 में स्पेनिश अर्माडा पराजित हो गया था, उसकी सेना पराजित हो गई थी। स्पेनिश अर्माडा पराजित होने के बाद में इस क्षेत्र पर
स्पेन का नियंत्रण काफी कमजोर हो गया था। और फिर धीरे धीरे अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियां हो गई, तो फ्रांस भी एक प्रकार से आजाद हो गया था। अब अमेरिका चाहता था इस पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करना, क्योंकि देखो आज की कोई भी समस्या है, उस समस्या की जो जड़ होती है वो आपको इतिहास में जाके खोजनी पड़ेगी। हर समस्या की जड़ हिस्ट्री में आपके है, हमें उसको ढूंढना पड़ता है। अब आप समझिए इस चीज को, कैसे अमेरिका ने इसके ऊपर कंट्रोल स्थापित किया है। तो यहाँ पे स्पेन पराजित जब हो गया, स्पेनिश आर्माडा जब 1588 में पराजित हो गया, तो स्पेन की कंट्रोलिंग जो थी वो यहाँ पे काफी कमजोर हो गई थी। और उसके बाद में धीरे 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 अमेरिका अपना वर्चस्व यहाँ पे बढ़ाने लग गया था। और साथ में अब क्या हुआ कि फ्रांस की क्रांति हुई, अमेरिका की क्रांति हुई। अब 1789 1783 यहाँ पे अमेरिका की क्रांतियों के बाद इस क्षेत्र के देशों में भी स्वतंत्रता की भावनाएं जो है विकसित होनी शुरू हुई। यहाँ के नागरिकों ने भी सोचा कि हम भी एक आजाद राष्ट्र के रूप में हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो अब इन देशों ने आजादी के प्रयास शुरू किए। सबसे पहला प्रयास हम देखते हैं कि एक स्पेनिश नागरिक था, मिरांडा। और इस मिरांडा के नेतृत्व में ही सबसे पहला जो लैटिन अमेरिका का जो आंदोलन था, विद्रोह था, वो वेनेजुएला में हुआ था। लैटिन अमेरिका का पहला विद्रोह वेनेजुएला में हुआ था। हालांकि मिरांडा को मार दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया था, बाद में कहते हैं कि जला दिया था, जो भी था उसकी निर्मम हत्या हो गई थी। उसके बाद में अब देखो, मिरांडा तो सक्सेस नहीं हो पाया, परंतु इसके बाद पूरे दक्षिणी अमेरिका में विद्रोह होने शुरू हो गए थे विदेशी शासन के खिलाफ। देखते ही देखते यहां पर बोलीवर आता है। बोलीवर ऐसा व्यक्ति था जिसने दक्षिण अमेरिका के 6 देशों को आजाद करवाया था। उसने तकरीबन 200 लड़ाइयां छोटी मोटी लड़ी थी। उसमें आपके बोलीवर के सम्मान में बोलिविया देश बना हुआ यहाँ पे आया हुआ है। बोलिविया हो गया, पेरू हो गया, इक्वाडोर हो गया, वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, ऊपर आपके पनामा हो गया। ये सारे के सारे देश अगर मैं इस मैप में दिखाऊं आपको, तो ये पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, बोलिविया, वेनेजुएला और पनामा, इन सारे देशों को आजाद करवाने का जो काम था वो बेसिकली किसने किया था? बोलीवर ने। आज भी वेनेजुएला की जो मुद्रा है वो बोलीवर ही है, बोलीवर के सम्मान में ही है। तो बोलीवर के प्रयासों से 6 देश आजाद हुए। उसमें से दूसरे नंबर पे जो आजाद हुआ वो वेनेजुएला था। साल अगर मैं बात करूं तो ये साल था 1811 का। कौन सा वर्ष था? 1811, 5 जुलाई। 5 जुलाई 1811 को वेनेजुएला आजाद हुआ था बोलीवर के प्रयासों से। और 1522 में वेनेजुएला पर स्पेनिश का अधिकार हो गया था। इस पूरे क्षेत्र में सबसे पहले कोई प्रवेश किया था तो वो था क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस ने इस पूरे क्षेत्र को खोजा था। बेसिकली कोलंबस इन्हीं क्षेत्रों से आया था, यूरोप से। कोलंबस ने 4 यात्राएं की थी। पहली 1492 में भी थी, फिर 93-94 में, फिर 97 में यात्रा हुई, फिर 1502-3 के आसपास एक यात्रा हुई थी। तीसरी यात्रा में इस पूरे क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया था। और बाद में कोलंबस को सारे पदक वापस ले लिए गए, कोलंबस से हर्जाना वसूला गया। इस क्षोभ में कोलंबस की बाद में मृत्यु हो गई थी। तो इस पूरे क्षेत्र का खोजकर्ता कोलंबस को माना जाता है। और उसके बाद में चूंकि स्पेनिश गवर्नमेंट के द्वारा प्रायोजित था तो इन्होंने इस पर अधिकार कर लिया था। तो वेनेजुएला 1522 में स्पेन के अधीन चला गया था और 1811 में वेनेजुएला स्वतंत्र हो गया था। अब क्या हुआ कि इस पूरे क्षेत्र पर अपनी डोमिनेंस बढ़ाने के लिए, अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए अमेरिका एक्टिव हो गया। अब आप देखिए, अमेरिका ने धीरे 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 इस पूरे क्षेत्र में एक प्रकार से कब्जा करना शुरू कर दिया था। और ये काम क्या हुआ कि स्पेन के कंट्रोल कमजोर होने के बाद शुरू हुआ था। अब देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति हुए मुनरो। बात है 1823 की। मुनरो डिक्लेरेशन हुआ था। मुनरो की घोषणा आप पढ़ते हो इतिहास के अंदर, उपनिवेशवाद की मुक्ति नामक टॉपिक में। 1823 के अंदर दिसंबर का महीना था और 2 तारीख थी। मुनरो ने एक स्पीच दिया था और मुनरो ने क्या कहा था कि जो ये पूर्वी गोलार्ध के लोग हैं, इनको पश्चिमी गोलार्ध में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया करके ये पूर्वी गोलार्ध के लोग पश्चिमी गोलार्ध में अपनी नीतियां लागू नहीं करें और पश्चिमी गोलार्ध से वो दूर रहे और हम भी इस पश्चिमी गोलार्ध से दूर रहेंगे। सीधा सीधा संदेश ये था कि यूरोप के जो देश है, ये जो जितने भी औपनिवेशिक देश थे, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे पुर्तगाल हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, ये देश इन देशों में
अपनी औपनिवेशिक नीतियां लागू नहीं करें, हम भी आपके क्षेत्रों में नहीं आएंगे। आपको बता दूं कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में मुनरो डिक्लेरेशन, मुनरो जो सिद्धांत था, ये फॉरेन पॉलिसी का अहम हिस्सा 1850 तक आते आते बन गया था। तो अमेरिका ने 1823 से इस क्षेत्र पर कंट्रोल स्थापित करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। अब आगे क्या हुआ देखिए, चीजें आगे बढ़ती गई और 1902-3 की बात बताता हूं। वेनेजुएला के अंदर एक सिविल वॉर हुआ, गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध का कारण था अव्यवस्थाएं, करप्शन और ये सारी चीजें। गृह युद्ध के परिणाम ये निकले कि वेनेजुएला ने जिन जिन देशों से उधार लिया था, जिन जिन देशों से वेनेजुएला ने एक प्रकार से सहायताएं ली थी, तो वेनेजुएला जो है वो, इसके राष्ट्रपति ने मना कर दिया कि हम किसी भी विदेशी ऋण को चुकाने में समर्थ नहीं है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति क्रिस्टो जब इस बात की घोषणा कर दी उसने, तो ये बात बुरी लगी किसको? जर्मनी को, ब्रिटेन को, इन देशों को। तो इन देशों ने वेनेजुएला के खिलाफ एक एक्शन लिया और वेनेजुएला को नेवल ब्लॉकेड कर दिया। मतलब वेनेजुएला का कोई भी नौ परिवहन जो है वो इन सीमाओं को पार नहीं कर सकता, पूरा ब्लॉक कर दिया था। ये बात 1902-3 की बात है। अब जब वेनेजुएला को नेवल ब्लॉकेड किया, कारण क्या था? कारण ये था कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कह दिया कि हम अब किसी भी प्रकार का पैसा देने की स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि करप्शन और ऐसी स्थिति के कारण वेनेजुएला बहुत अधिक घाटे में जा चुका था। तब अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे थियोडोर रूजवेल्ट। रूजवेल्ट कॉरोलरी जारी की गई। रूजवेल्ट कॉरोलरी 1904 में आती है और रूजवेल्ट कॉरोलरी में घोषणा की गई। क्या घोषणा की? सिंपल सा स्टेटमेंट दिया गया कि ये देश जो है, जो पूर्वी देश है, पूर्वी गोलार्ध के देश, ये यहाँ हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अमेरिका लैटिन अमेरिका के किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकेगा। ध्यान से सुनना कि अमेरिका लैटिन अमेरिका के किसी भी देश के आंतरिक मामलों में, इंटरनल मैटर में भी, इंटरनल जो मैटर है उसमें भी वो इंटरफेस कर सकेगा, आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकेगा और जरूरत पड़ने पर वो सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। ये अपने आप में घोषणा थी कि अमेरिका क्यूबा, हैती जैसे किसी भी देश में अपनी नीतियां लागू करवा सकता है। उनके आंतरिक जो नीतियां होती है उसमें भी वो आपके हस्तक्षेप कर सकता है। ये रूजवेल्ट कॉरोलरी कहलाती है। ये थियोडोर रूजवेल्ट ने 1904 में दी थी। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई और सब चीजें चलती रही और फिर धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर आया और उस समय ये सारे क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे आपके मुक्त होने शुरू हो गए थे इन सारी पॉलिसीज से। हालांकि ये पहले ही आजाद हो गए थे, 1811 में आजाद हो गए थे, लेकिन अभी भी इनके ऊपर अमेरिका का प्रभाव बना हुआ था। धीरे धीरे चीजें आगे चलती रही और अब अपन सीधे वेनेजुएला पे आते हैं। अब वेनेजुएला के अंदर बहुत सारे तेल क्षेत्र की खदानों की खोज की गई, स्वर्ण खदानें खोजी गई और वेनेजुएला के अंदर इतने तेल भंडार मिले जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। वेनेजुएला का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे वेनेजुएला की राजधानी है कराकस और ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऑयल रिजर्व है। यहाँ पे बहुत सारा तेल भंडार है और माना जाता है कि 300 प्लस बिलियन बैरल टन यहाँ पे तेल है। बिलियन बैरल में, बिलियन बैरल, बैरल आप समझ लीजिए कि एक बैरल में लगभग 150 से ऊपर है वो लीटर होते हैं। इतने बिलियन बैरल जो है वो यहाँ पे तेल भंडार है, 300 प्लस के आसपास। और दुनिया में इतना तेल भंडार किसी भी देश के पास में नहीं है। साथ में यहाँ पे स्वर्ण भंडार भी है, साथ में यहाँ पे प्राकृतिक गैस के भंडार भी है। तो प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टिकोण से वेनेजुएला एक समृद्ध देश है और इसके पड़ोसियों में ये कोलंबिया था, आज भी है, इसको भी बोलीवर ने आजाद करवाया था। ये गुआना जिसके ऊपर फ्रांस का आधिपत्य रहा, नीचे ब्राजील है जिसके ऊपर आपके पुर्तगाल का आधिपत्य रहा, ऊपर कैरेबियन सागर है पूरा। ये वेनेजुएला की राजधानी है। तो वेनेजुएला के पास में बड़ी संख्या में यूं समझिए कि प्राकृतिक संसाधनों के भंडार प्राप्त हुए और इसका परिणाम ये निकला कि यहाँ पे तेल उत्पादन शुरू हुआ और तेल उत्पादन शुरू हुआ तो विदेशी कंपनियां बड़ी संख्या में यहाँ आई, क्योंकि तेल बड़ा गहरा है और भारी तेल है, उसको निकालने में काफी खर्चा आ जाता है और इस खर्चे को देखते ही वेनेजुएला तो इतना सक्षम नहीं है, तो दूसरे देशों को भी इनवाइट किया गया। बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में तेल निकालना शुरू हुआ, तेल बेचना शुरू किया, बड़ी संख्या में डॉलर आने शुरू हुए, वेनेजुएला की इकोनॉमी ग्रो करनी शुरू हुई। एक ऐसा समय आया जब दुनिया का चौथा सबसे आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश बन गया।
लेकिन दिक्कत कहाँ आई? इतने सारे संसाधन होने के बावजूद भी इन्होंने अपने देश में स्किल पे काम नहीं किया, अपने देश पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया, अपने देश पे पॉलिसी पैरालिसिस को दूर करने का प्रयास नहीं किया, अपने देश पे संस्थागत जो इन्वेस्टमेंट होता है उस पे काम नहीं किया। इसके बावजूद भी इन्होंने वहाँ पे अच्छी एजुकेशन, हेल्थ इस पे काम नहीं किया। बस तेल बेचो, डॉलर पाओ। इस नीति पे वेनेजुएला चल पड़ा। परिणाम क्या निकला कि सिर्फ तेल के भरोसे पूरा देश चल रहा था। वेनेजुएला ओपेक कंट्री बन गया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया था। दुनिया के सारे देशों को वो तेल बेचता था और तेल बेच बेच के वेनेजुएला का काम चल रहा था। लेकिन यहाँ पर नुकसान क्या हुआ? यहाँ पे कमी कहाँ रही? कमी ये रही कि जितनी भी गवर्नमेंट आई, लूटने का काम किया, गजब करप्शन, मिसमैनेजमेंट, संसाधनों का दुरुपयोग शुरू कर दिया गया। पैसा एक प्रकार से केंद्रित होता गया, बड़ी संख्या में डॉलर आते गए और धीरे धीरे हुआ ये कि धीरे धीरे तेल प्रोडक्शन कम होना शुरू हुआ। अमेरिका जैसे देशों की इसके ऊपर नजर पड़नी शुरू हो गई और अब पूरी इकोनॉमी केवल तेल पे डिपेंड थी। देखो, सऊदी अरब है, इराक है, ईरान है, यहाँ पे भी तेल पे इकोनॉमी। लेकिन सऊदी अरबिया ने क्या किया? इस तेल के अल्टरनेट के रूप में बड़े शहर विकसित किए, टूरिस्ट प्लेसेस विकसित किए, ताकि अगर तेल के क्षेत्र में गिरावट भी आएगी तब भी इन देशों का मामला टूरिज्म पे चल जाएगा। इन्होंने अपने आप को दूसरे इनकम के सोर्स भी रखे, जबकि वेनेजुएला ने ऐसा कुछ भी नहीं रखा। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि देश के अंदर मुद्रा की मात्रा बढ़ गई। मुद्रा की जब मात्रा बढ़ती है विद्यार्थियों, तब मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। जब भी कभी किसी भी चीज की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं रह पाती। मुद्रा की मात्रा बढ़ने से मुद्रा की वैल्यू कम हो गई। मुद्रा की वैल्यू कम हो गई, वस्तुओं की वैल्यू बढ़ गई। इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ 500% से अधिक इन्फ्लेशन चली गई। साथ इसका क्या मतलब हुआ? हाइपर इन्फ्लेशन, जैसे आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में। हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में अगर एक लाइन में मैं बताऊं तो ये माना जाता है कि गाड़ी भर के पैसे लाओ और जेब भर के सामान ले जाओ। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति इतनी अधिक होती है, वस्तुओं की कीमतें इतनी अधिक होती है कि वो मुद्रा उसको खरीद नहीं पाती। तो बहुत हाई लेवल पे मुद्रा की वैल्यू कम हो गई थी। धीरे धीरे इसकी इकोनॉमी बर्बाद होनी शुरू हो गई। अब वेनेजुएला से ड्रग्स वगैरह जाना शुरू हो गया, वेनेजुएला से ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्टार्ट हो गया। तो वेनेजुएला कम से कम यूं समझ लीजिए कि कुछ ही सालों में धीरे धीरे बर्बाद होना शुरू हो गया। और आज की स्थिति अगर देखें तो वेनेजुएला एक बर्बाद राष्ट्र माना जाता है। और ये पिछले 10-15 सालों से, 2013 में ह्यूगो डी सवेज वहां का मुखिया था और 2013 में ये निकोलस मेडुरो जो है वो राष्ट्रपति वहां का बना था। उसके बाद से अमेरिका की इनके ऊपर नजर थी। और अब क्या हुआ आगे देखिए, मैं एक एक पॉइंट्स आपको समझाता हूँ। तो ये वेनेजुएला है, इसकी राजधानी काराकस है। आगे अपन चले तो ये मैराकाइबो झील है और इस झील के चारों तरफ जो बेसिन है, इस बेसिन के अंदर ये एक लैगून झील है और इस बेसिन के चारों तरफ आपके पेट्रोलियम के वृहद भंडार है और इन्हीं भंडारों पर पूरी दुनिया की नजर है। हम भारत भी यहाँ से तेल मंगवाते थे। 2013 की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपनी कुल तेल जरूरतें, जो कि 80% जरूरतें हम आयात से पूरी करते हैं। 12 से 13% तेल हम 2013 में वेनेजुएला से मंगाते थे। हालांकि नवंबर 25 और दिसंबर 25 के आंकड़े ये है कि हम हमारी कुल जरूरतों का मात्र 0.3% से 0.6% ही वेनेजुएला से मंगाते हैं। अब हम सबसे अधिक तेल मंगाते हैं रसिया से, लगभग 35% के आसपास। उसके बाद इराक से लगभग 20 से 25% के आसपास। उसके बाद हम सऊदी अरब से मंगाते हैं। और यहाँ से हमारा तेल जो आयात अभी वर्तमान में हो रहा है वो भारत का मुश्किल से 0.3 से 0.6 के बीच हो रहा है। 0.3 टू 0.6 तो बहुत अधिक नहीं। हमारा अभी सबसे अधिक जो आयात है वो रूस से है, फिर इराक से आयात हो रहा है और उसके बाद में सऊदी अरब से हो रहा है। और ये अभी हमारा बहुत डाउन है क्योंकि हमने अमेरिका ने काफी सारे सैंक्शन डाल दिए थे इसके ऊपर। अमेरिका दुनिया के पेट्रोलियम भंडारों को कंट्रोल करना चाहता है। अमेरिका वहां से पेट्रोल लेना नहीं चाहता है। अमेरिका ये चाहता है कि ये किसको बेचे ये हम तय करेंगे। कौन देश कहां से पेट्रोल खरीदेगा ये हम तय करें, क्योंकि हर दुनिया की हर इकोनॉमी पेट्रोल पे चलती है। अब वेनेजुएला का सबसे बड़ा खरीदार चाइना माना जाता है। चाइना ने अरबों रुपए वेनेजुएला में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। अब वेनेजुएला के साथ जो ये घटनाक्रम हुआ, इससे सबसे अधिक नुकसान किसी को हुआ है तो वेनेजुएला के बाद ये नुकसान हुआ है चीन को।
तो चीन को इनडायरेक्टली तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भारत की ओएनजीसी ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन वेनेजुएला के अंदर सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट जो है वो चीन ने कर रखा है। और रूस भी यहाँ पे लगातार इंटरेस्ट दिखा रहा है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसके दक्षिण में रूस और चीन अपने आप को स्थापित करें, और वेनेजुएला में लगातार रूस और चीन स्थापित होते जा रहे थे। इस अभियान के पीछे एक मोटा कारण ये भी था। हालांकि अमेरिकन राष्ट्रपति ने तो ये कहा है कि वेनेजुएला अमेरिका के लिए नार्को और ट्रैफिक का काम कर रहा है, मतलब यहाँ से ड्रग्स तस्करी जो है वो वेनेजुएला के रास्ते अमेरिका में जाती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ये सारे काम किए जा रहे हैं। उसको नार्को टेररिस्ट घोषित कर रखा है निकोलस मडुरो को। अमेरिका ने ये आरोप लगाए इसके ऊपर। तो ये चीजें भी है, लेकिन उससे भी बड़ा जो इंटेंशन था वो रूस और चीन इस क्षेत्र में पांव पसार रहे थे, उनको रोकना था। और तीसरा जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो था इन तेल भंडार जितने भी है ये अमेरिका की कंट्रोलिंग में रहे। ऐसी पपेट गवर्नमेंट बैठे वेनेजुएला में जो अमेरिका के इशारों से चले, और कौन देश वेनेजुएला में कितना व्यापार करेगा ये अमेरिकन तय करे, न कि ये अमेरिका आज नहीं पहले से भी करता आया है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का देश है। 1498 में कोलंबस ने यहाँ पहुंचा था। लगभग 300 साल तक स्पेन का उपनिवेश रहा, 1522 से लेकर और 1811 तक रहा। फिर सिमोन बोलीवर ने यहाँ पे आजादी दिलाई। आजादी कब दिलाई थी? 1811 में आजादी दिलाई थी, और उसके बाद से ये वेनेजुएला एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में है। ये साइमन बोलीवर है, और वेनेजुएला की राजनीति में बोलीवर का नाम सम्मान से लिया जाता है। आज भी इनकी मुद्रा बोलीवर ही है, और इसको लिबरेटर ऑफ साउथ अमेरिकन कहा जाता है, क्योंकि इसने 6 देशों को स्वतंत्र करवाया था। इस वेनेजुएला, इसके बाद नीचे कंबोडिया आ जाता है, उसके बाद नीचे बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर और पनामा, इन 6 देशों को इसने है वो आजाद करवाया था। इस वजह से इसको लिबरेटर ऑफ साउथ अमेरिका भी कहा जाता है। यूएसए ने इस पर ऑपरेशन किया जिसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व। एब्सोल्यूट रिजोल्व का मतलब होता है पूर्ण रूप से समस्या का समाधान करना। यूएसए ने आरोप क्या लगाए हैं? यूएसए का आरोप था, सबसे बड़ा ये था कि ये नार्को और ड्रग्स तस्करी करते हैं, और इसी रास्ते से, वेनेजुएला के रास्ते से ये सारी चीजें अमेरिका में पहुंचती है। सबसे बड़ा आरोप ये, और अमेरिका की अदालतों ने इसको इनामी अपराधी घोषित कर रखा है, इसलिए कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए हमने इसको उठाया है। अमेरिका का आरोप ये। दुनिया ये कह रही है कि रूस और चाइना जो है वो यहाँ पे लगातार पांव पसार रहे हैं, और इस वजह से ये चीजें अमेरिका को बिल्कुल नहीं पसंद। और दूसरा, इनके भंडारों पर, तेल भंडार वगैरह, इन पर भी अमेरिका की लगातार नजर है। ये जो ऑपरेशन किया गया, ये ऑपरेशन अमेरिका की सेना की जो डेल्टा यूनिट है उसने किया। डेल्टा यूनिट बड़ी खतरनाक घातक यूनिट मानी जाती है, जो इस प्रकार के ऑपरेशन अक्सर किया करती है। इस ऑपरेशन अमेरिका की जो डेल्टा फोर्स ने किया था, और ये कराकस, मिरांडा, क्योंकि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति है ये लगातार अपना आवास चेंज करते रहते हैं, तो इसमें इन्होंने डेल्टा के कुछ लोग उसके साथ मिल गए, बहुत ही करीबी लोग माने जाने लगे थे, वो साथ में ही रहते थे अमेरिकन सेना के लोग। वो धीरे धीरे एक एजेंसियों के जरिए अंदर घुस जाते थे। तो यहाँ पे अरागुआ, काराकास, मिरांडा और ला गुइरा, यहाँ पे इन्होंने वो हमले किए, और जिसमें मारा तो कोई नहीं। हालांकि वेनेजुएला की सेना के तकरीबन 40 सिख जवान मारे गए, डेल्टा फोर्स का एक भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। ये बात है 3 जनवरी 2026 के मध्य रात्रि की। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस माडुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस दोनों को सह अपराधी माना है, और इन्होंने, ये निकोलस माडुरो है, उसको उठा लिया गया है और आज इसको कोर्ट में पेश किया गया था। निकोलस माडुरो को अगर बताएं तो 2013 में ये वेनेजुएला का राष्ट्रपति बना था। इससे पहले ह्यूगो डी सावेज था यहाँ पे। ह्यूगो डी सावेज के बाद में ये बना था मेडुरा, और 1999 में सावेज राष्ट्रपति बने थे। फिर मादुरो को वेनेजुएला की नेशनल असेंबली का मेंबर बनाया। 5 में ये नेशनल असेंबली के प्रमुख थे। 6 में चावेज ने विदेश मंत्री बनाया था, और 15 अप्रैल 2013 में इसको राष्ट्रपति बनाया गया। 2024 में जब चुनाव हुए वेनेजुएला में, तब माडुरो जब यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए, तो अमेरिका सहित वेस्टर्न फोर्स ने यह आरोप लगाया था कि वोट चोरी करके बना है, ये सही चुनाव नहीं है। इसलिए अब ये माना जा रहा है कि अमेरिका जो है वो आगे बहुत जल्द वेनेजुएला में नेक्स्ट में चुनाव करवाएगा ईमानदारी से, और उस चुनाव में जो भी जीतेगा उसके पास में सत्ता रहेगी वेनेजुएला की। 1990 के दशक में दुनिया का चौथा अमीर देश माना गया। 1970 में तेल संकट, डॉलर की बारिश हुई थी यहाँ पे।
2014 में वैश्विक तेल मूल्य में गिरावट आ गई। वर्तमान में 50% से अधिक आबादी जो है वो यहाँ पे गरीब है। तो तेल के कारण इन्होंने जो तेल से पैसा आया था ना, उसका यूज सही नहीं किया। तेल से जो पैसा आया था उससे ये लगातार यहाँ पे रोजगार सृजित करके करते, दूसरी इंडस्ट्री डेवलप करते, लोगों को स्किल्ड करते, बड़ी एजेंसीज बनाते, बड़े संस्थाएं बनाते, यहाँ पे तेल के अलावा दूसरे रोजगार के साधन क्रिएट करते, तब तो दिक्कत नहीं थी। इन्होंने केवल तेल के पैसे से मजे करने का काम किया, तेल के पैसे को कोरा उड़ाया। अब आखिर में कब तक? धीरे धीरे तेल के मूल्य जब डाउन हुए तो अपने आप ही धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो गया। फिर ऊपर से अमेरिका ने इनकी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका ने दुनिया के दूसरे देशों को कह दिया, अगर वेनेजुएला से तेल खरीदोगे तो हम आपके ऊपर सैंक्शन डाल देंगे। अमेरिका से डरना भी जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल करेंसी जो है वो डॉलर है। पूरी दुनिया डॉलर से लेन देन करती है। अब हम अगर वेनेजुएला से तेल खरीदते हैं तो हम भी पैसे डॉलर में चुकाते हैं। अब अगर अमेरिका ये कहे भारत को कि आप अगर वेनेजुएला से व्यापार करोगे तो हम आपके डॉलर के इस ट्रांजेक्शन पे प्रतिबंध लगा देंगे, भारत की हालत खराब हो जाएगी। हम फिर दूसरे देशों को ईरान से तेल खरीदें, चाहे जापान से कुछ सामग्री खरीदें, उनको पेमेंट कैसे करेंगे? पेमेंट तो डॉलर से करना पड़ता है। हम रसिया से करेंगे तो उनको पेमेंट कैसे करें? हालांकि रसिया के साथ तो भारत का एग्रीमेंट हो गया, हम उसको रुपए में करते हैं और रूबल में भी चल जाता है। तो दुनिया भर की ग्लोबल करेंसी जो है वो आपके डॉलर है। इसके ऊपर कभी अलग से बात करेंगे कि डॉलर ही ग्लोबल करेंसी क्यों है, दूसरी क्यों नहीं है। ऐसे ही अगर किसी टॉपिक में और आप विचार जानना मेरे चाहोगे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बना सकता हूँ। ग्लोबल इश्यूज पे, इकोनॉमिक इश्यूज पे कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, तो वेनेजुएला है वो 2014 से बर्बाद होना शुरू हो गया था। अगर तेल भंडारों की बात करें तो वेनेजुएला के पास में 303 बिलियन बैरल तेल भंडार है, जो दुनिया में सबसे ऊपर है। सऊदी अरब के पास 267 है, ईरान के पास में 209 है। आप सोचिए, दुनिया में सबसे बड़े तेल भंडार किसके पास में है? वेनेजुएला के पास में है। ओपेक कंट्री है। ओपेक का मतलब होता है ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का गुट है, उसमें वेनेजुएला भी शामिल है। तो दुनिया के सबसे अधिक तेल भंडार कहाँ पे है? वेनेजुएला में। दुनिया के सर्वाधिक तेल उत्पादक वाले देशों में अभी अमेरिका, फिर रूस आता है, अरब आता है, कनाडा आता है। अभी वेनेजुएला नहीं है। क्यों नहीं है? तेल तो अंदर पड़ा है, गहराई में, और भारी तेल है। उसको बाहर निकालने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, उसको बाहर निकालने के लिए आपके पैसा चाहिए, तकनीकी चाहिए, पैसा चाहिए। दोनों वेनेजुएला के पास में नहीं है। और दूसरा दोष यहाँ आने से हिचकिचाता, जैसे भारत की जो विदेशी ओएनजीसी निगम लिमिटेड है, ओवीएल जैसे हम कहते हैं, भारत की जो कंपनी है ओवीएल, ओएनजीसी विदेशी निगम लिमिटेड जैसे हम कहते हैं, वो यहाँ पे काम कर रही है वेनेजुएला में। अब आप बताऊं मैं आपको, अरबों रुपए इस वीओएनजीसी के यहाँ पे अटके हुए पड़े। क्यों अटके हुए पड़े? क्योंकि इन करप्शन की भेंट चढ़ी हुई है, यहां से पैसा आ नहीं रहा है। अब कौन देश यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा? इसलिए वेनेजुएला से दूसरे देश आना ही नहीं चाह रहे। वहां पे चीन और रूस इंटरेस्ट ले रहे, बाकी कोई ले नहीं रहा है। और यही कारण है कि तेल होते हुए भी उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे ये लोग। ये सबसे बड़ी समस्या है वहां पे। इसलिए कहते हैं कि जब पैसा आता है तो सबसे पहले हमें ऐसे सोर्स पैदा करने चाहिए ताकि उस माध्यम से पैसा चला भी जाए ना, तो हम दूसरे स्रोत से पैसा है वो निकाल सकते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या वेनेजुएला के साथ में रही। वेनेजुएला में लगभग 303 अरब बैरल पेट्रोलियम रिजर्व क्षेत्र है, जो विश्व में सर्वाधिक है। विश्व का 18% भंडार केवल वेनेजुएला के पास में है। यहाँ विश्व का सर्वाधिक हेवी क्रूड ऑयल है, भारी क्रूड ऑयल है। इसको बाहर निकालना आसान काम नहीं है, गजब की टेक्नोलॉजी चाहिए। और यह टेक्नोलॉजी हाल फिलहाल वेनेजुएला के पास में नहीं है। इसको वो रूस और चाइना से ले रहे थे इन दिनों, और भारत से ले रहे थे। लेकिन अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि रूस और चाइना इस क्षेत्र में पांव पसारे, और इस अभियान के पीछे एक ये भी कारण था। अब अमेरिकन हमलों पर वेनेजुएला की क्या प्रतिक्रिया रही है? देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई, राष्ट्रपति उठा दिया तो घोषणा होगी। अमेरिकन हमले को साम्राज्यवादी हमला बताया। साम्राज्यवादी मतलब एक शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा कमजोर राष्ट्र को अपने अधीन करने की नीति। अमेरिकन हमारे खनिज तेल भंडार पर कब्जा करना चाहता है, ऐसा वेनेजुएला के लोग बोल रहे हैं। ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अमेरिका से टकराव क्यों हुआ? मैंने बातें तो सारी बता दी, अब पीपीटी का वाचन कर लेते हैं। अमेरिकन तेल कंपनियों को नुकसान क्यों? क्योंकि वेनेजुएला अगर तेल बेचेगा तो लोग दूसरे देश अमेरिका का तेल नहीं खरीदेंगे। इससे क्या होता है कि अमेरिकन तेल कंपनियों को लॉस हो जाता है। दुनिया भर के देशों में अमेरिकन तेल कंपनियां हैं।
ह्यूगो चावेज और मैडुरो का खुला अमेरिका का विरोध, और रूस और चीन को ये समर्थन दे रहे हैं, तो डेफिनेटली अमेरिका कभी भी ऐसे देश को, अपने क्यूबा के साथ क्या हुआ था, क्यूबा ने रूस को समर्थन दिया था, परिणाम था कि उन्होंने क्यूबा पर हमले कर दिए थे। रूस, चीन और ईरान से नजदीकियां बनाना, और ये तीनों देश अमेरिका के विरोध है। और समाजवादी मॉडल के भी अमेरिका खिलाफ रहा। अमेरिका एक पूंजीवादी मॉडल है। समाजवादी मॉडल में क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास में सारी चीजें रहती है, और गवर्नमेंट जन कल्याण के कार्य करती है, समाज के कल्याण के काम करती है। अमेरिकन पूंजीवादी देश है जो पूंजीपतियों के पास में रहता है। तो ये मॉडल भी अमेरिका को कहीं ना कहीं ठीक नहीं था, पसंद नहीं था। ये मेन कारण थे। दूसरा मेन जो, और भी जो मेन कारण है वो है आपके तेल भंडारों पर, नीतियों पर अमेरिका कंट्रोल चाहता है। अमेरिका चाहता है इस देश के अंदर सारा कंट्रोल मेरे पास हो, ताकि इन भंडारों का उपयोग मैं मेरे हिसाब से कर सकूं। अब ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया सभी राजनीतिक विश्लेषकों ने। जितने भी संगठन बने हुए वो सारे खामोश हैं। यूएनओ किस लिए बनाया फिर? यूएनओ वगैरह सारे चुप शांति से देख रहे हैं इस मूक दृश्य को। मूक दर्शक बने हुए बैठे हैं, जबकि चार्टर की धारा 1 और 2 स्पष्ट कहती है कि संप्रभुता का हमें हनन नहीं करना है। वो सारी चीजें की जा रही है। सरकारें गिराना अमेरिकन विदेश नीति का पहले से हिस्सा रहा। जैसे 1953 में ईरान में प्रधानमंत्री मोहम्मद मशादेव को हटाया। 54 में ग्वाटेमाला में लोकतांत्रिक रूप से राष्ट्रपति जकोबा अबेंज गुज़मैन के साथ में यही किया। 1973 चिली के राष्ट्रपति सल्वाडोर अल्लेंदे के साथ किया। 2003 इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को पकड़कर दिसंबर 2006 में फांसी दी। होंडुरस 2021 के अंदर होंडुरस के राष्ट्रपति के साथ भी यही किया। होंडुरस भी यहीं पे आया हुआ है, यहाँ पे लैटिन अमेरिका का एक देश है। अमेरिका लगातार इसके पीछे लगा हुआ था। कारण क्या थे वो मैंने आपको बता दिए। अमेरिका वास्तव में दूसरे देशों पर प्रतिबंध इसलिए लगाता है ताकि उस देश की सरकार पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव डाला जा सके, और उसके सारी कंट्रोलिंग अपने हाथ में ली जा सके, जिससे वो नीतियां बदलने, खासकर अमेरिका के हितों के अनुसार वो नीतियां करने का काम करते हैं, विदेशियों के वो खिलाफ होने का काम करते हैं। इस वजह से अमेरिका ये सारी चीजें करता रहता है। ईरान के साथ भी उन्होंने यही कहा था। किसी देश में आर्थिक मंदी आ जाती है, प्रतिबंध लगाने का प्रभाव क्या? प्रतिबंध किस बात के लगते हैं? जैसे कह दिया भारत को कि आप ईरान के साथ तेल खरीद नहीं करोगे। अगर करते हो, कोई भी देश करेगा, तो हम उसके डॉलर पर प्रतिबंध लगा देंगे, ट्रांजेक्शन पर। अमेरिका का सबसे बड़ी जो ताकत है ना, वो है डॉलर। उसका ट्रांजेक्शन कैसे करोगे आप? हम दुनिया के साथ जो व्यापार करते हैं ना, वो डॉलर से करते हैं। क्योंकि जैसे अपन ने फ्रांस से कुछ खरीदा, तो फ्रांस की जो फ्रैंक अपने पास तो इतनी है नहीं, हम उसको पे किस में करेंगे? रुपए में कर नहीं सकते, डॉलर में कर सकते हैं। दुनिया भर के ट्रांजेक्शन डॉलर में होते हैं। अमेरिका अगर नाराज हो गया, सेक्शन डाल दिया, तो हम डॉलर का उपयोग नहीं कर पाएंगे, और डॉलर का उपयोग नहीं होगा तो हम सारे बिल हमें पेंडिंग कर रोकने पड़ेंगे। बिल रोकने पड़ेंगे तो अव्यवस्थाएं हो जाती है। इसलिए डर रहता है कि अमेरिका जब भी किसी देश पे प्रतिबंध लगाता है, तो दूसरे सारे देश उसके साथ व्यापार नहीं करते। और ये कारण है, सबसे बड़ा कारण है इसका डॉलर। बहुत कारण है, डॉलर सबसे बड़ा कारण है। अब आप मुझे कह सकते हो कि सर रुपया और चीन की युआन डॉलर का स्थान क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि अमेरिकन फेडरल बैंक ने आज दिन तक जितने भी डॉलर जारी किए हैं, वो डॉलर उसने, बड़े डीप पॉकेट है उसके पास में। $1 जारी करता है तो पीछे $1 का गोल्ड, वो $1 का गोल्ड वो रिजर्व रखते हैं। आज दुनिया भर के सारे डॉलर अगर अमेरिका के पास वापस आ जाए, तो अमेरिका उन सबके बदले गोल्ड देने की काबिलियत रखता है। अब जैसे चीन की मुद्रा युआन, चीन है वो बिना किसी रिजर्व के मुद्रा जारी करता है। अब चीन की मुद्रा सारी अगर चीनी बैंक के पास वापस आ जाए, तो चीन की औकात नहीं है उनको वापस गोल्ड देने की। इसलिए उस करेंसी की कोई वैल्यू नहीं होती। भारत की जैसे रुपया है, हम गोल्ड रिजर्व रख के उसके बाद में रुपया जारी करते हैं, लेकिन हमारे पास में इतना गोल्ड नहीं है कि हम इस मात्रा में रुपया जारी करें कि पूरे वर्ल्ड लेवल की जरूरतों को पूरा कर सके। भारत वैश्विक करेंसी बन सकता है, बशर्ते हमारे पास में इतनी मात्रा में सोना वगैरह हो कि हम उस सोने को गिरवी रख के उतनी मात्रा में रुपया जारी कर सके कि पूरी दुनिया की रुपए की जरूरतों को पूरा कर सके। इसलिए अमेरिका मजबूत है। अमेरिका ने इस लेवल के, इस मात्रा में डॉलर जारी कर रखे हैं कि पूरी दुनिया की जरूरतें पूरी कर सकता है। और अगर वो सारे डॉलर वापस भी आ जाते हैं, तो अमेरिका उनको गोल्ड चुका सकता है। और यही कारण होता है ना कि ₹2 का, जैसे ₹500 का नोट है आरबीआई का, ₹500 के नोट की मेकिंग प्रोसेस में 4 से 5 रुपए लगते हैं। फिर हम ₹500 किस बात के दे रहे हैं? उसके ऊपर लिखा है कि मैं धारक को ₹500 अदा करने का वचन देता हूँ। नीचे आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर है। साफ मतलब है कि अगर आप ₹500 लेके आरबीआई के पास जाओगे
आरबीआई आपको उस वैल्यू का गोल्ड दे सकता है, उस वैल्यू की फॉरेन करेंसी दे सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए होता है कि भारत के अंदर आरबीआई जितनी भी मॉनेटरी जारी करता है, जितनी भी मुद्रा जारी करता है, उसके पीछे वो रिजर्व रखता है उसी वैल्यूज का, ताकि अगर सारी करेंसी लौट के आ जाती है तो हम उसको वापस पे कर सकते हैं। तो इसलिए ये धमकी देता है। तो किसी भी देश में आर्थिक मंदी आ जाती है क्योंकि आयात निर्यात घट जाता है, आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, बैंकों के लेन-देन रुक जाते हैं, डॉलर आधारित बैंकिंग सिस्टम में पहुंच खत्म हो जाती है, विदेशी निवेश रुक जाता है, ये सारी चीजें हो जाती है। वेनेजुएला पे क्या प्रभाव पड़ा है? अमेरिका ने वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी थी एक, पीडीएसवी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब उस पर प्रतिबंध लगा दिया जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचना असंभव हो गया। अब जिस देश की इकोनॉमी तेल पे चल रही हो और वो देश अगर तेल नहीं बेच पा रहा है तो कैसे चलेगा? जिससे तेल उत्पादन निचले स्तर पे आ गया, जिससे सरकारी राजस्व का मुख्य स्रोत पूरी तरह से ठप हो गया, क्योंकि वेनेजुएला का सरकारी राजस्व पूरा का पूरा तेल से चल रहा था, लगभग 60%, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी राजस्व सिकुड़ता गया और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था की कमर धीरे धीरे 2014 से ही टूटती गई। परिणाम क्या निकले? तेल उद्योग का पतन हो गया, राजस्व की हानि हुई, मानवीय संकट, हाइपर इन्फ्लेशन, लोगों का पलायन होना शुरू हो गया, जीडीपी में भी भारी गिरावट आनी शुरू हो गई। इस तरह से वेनेजुएला धीरे धीरे बर्बाद होना शुरू हो गया और लोग यहां से देश छोड़ के जाने लगे। मई 2025 तक वेनेजुएला में लगभग 80 लाख लोग, क्योंकि वेनेजुएला की जो जनसंख्या है तकरीबन 3 करोड़ के आसपास है, तकरीबन 31 मिलियन जनसंख्या है। तो आप सोचिए कि 3 करोड़ में से 80 लाख लोगों का यहाँ से पलायन हो गया है। क्षेत्रफल की बात करूं तो लगभग 9.25 करोड़ के वर्ग किलोमीटर के आसपास का क्षेत्रफल है। आप सोचो कि 3 करोड़ में से 80 लाख, मतलब 1/3 लोग जो है वो आपके यहाँ से पलायन कर गए। इतनी गंदी स्थिति हो रखी है, कहाँ की? वेनेजुएला की। अब भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखो, भारत पर सीधा असर ये है कि फायदा होगा कुछ तो। फायदा क्या होगा? जो करोड़ों रुपए, क्योंकि नई सरकार बनेगी, करोड़ों रुपए का जो पेमेंट अटका हुआ है वो पेमेंट आ जाएगा। नुकसान क्या होगा? यूपी जैसे छोटे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में दक्षिण अमेरिका में हमारा मार्केट है, वो निर्यातक जो हमारे हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, उनकी हालत खराब हो जाएगी। साथ में जो हमारा सामान वहां जाता है, लॉजिस्टिक वगैरह, वेनेजुएला के पास से होके गुजरता है, वहां से थोड़े अवरोध आएंगे। अमेरिका जो सैंक्शन लगाएगा तो हमारे जो ट्रांजेक्शन वगैरह है उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। हमारी जो विदेशी ओएनजीसी वहां पे काम कर रही है, उसका बड़ी मात्रा में वहां इन्वेस्टमेंट है, वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट खतरे में पड़ जाएंगे। ये भारत को लॉस होने वाले हैं। फायदे के मामले में केवल यही है कि पुराने बिल क्लियर हो जाएंगे और वहां अगर चीजें ठीक हुई तो हम भविष्य में उस देश से तेल है वो खरीद पाएंगे। ये हमारे लिए, भारत के लिए है। और इसके अलावा भारत सरकार का स्टैंड आना शेष है। अभी भारत सरकार का कोई ऐसा स्टैंड नहीं आया। डेफिनेटली भारत सरकार का स्टैंड मिला जुला आएगा, जिसमें वो न तो अमेरिका की बुराई करेगा, अमेरिका के संबंध में जरूर कहेगा कि हमें संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए और विभिन्न देशों को नार्को ड्रग्स वगैरह है, स्मगलिंग है, इनसे बचना चाहिए। विभिन्न देशों को आपके विकास के काम करने चाहिए। इस तरह से सम्मिलित रूप से कोई न कोई स्टेटमेंट जरूर आएगा। अब आगे क्या होगा? आगे सिंपल सा मैटर है कि यहाँ पर आपके गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका जो है यहाँ पे चुनाव करवाएगी और चुनाव करवाने के बाद में कोई कठपुतली गवर्नमेंट बैठा देगी जो अमेरिका के इशारों से काम करेगी। और अमेरिका वेनेजुएला के जितने भी भंडार वगैरह है, जितनी भी पॉलिसीज वगैरह है, उस पर अपना कंट्रोल है वो स्थापित कर लेगी, ताकि वेनेजुएला को वो अपने हिसाब से चला सके। वहां पे रसिया और चीन की प्रेजेंस को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। वहां से जो भी ये स्मगलिंग होती है, ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह, इस सब को बंद किए जाने का प्रयास किया जाएगा। हो सकता है आगे स्थितियां सुधर भी जाए, क्योंकि 80 लाख लोग पलायन कर गए, इतनी बुरी स्थिति, इससे बुरी तो अब हो नहीं सकती। अब आगे स्थितियां ठीक ही हो सकती है, मुझे लगता है, क्योंकि जितनी बुरी होनी थी उतनी हो चुकी है। उम्मीद कर रहे हैं वेनेजुएला के साथ अच्छा हो। मुझे विश्वास है कि पहला इंटरनेशनल इश्यूज था जिस पे अपन ने बात की, आपको पसंद आया होगा। इससे संबंधित कोई और अच्छा सजेशन हो जेन्युइन, तो पोलाइट भाषा में नीचे लिख सकते हो। और किसी और विषय पे भी आप जानना चाहो तो डेफिनेटली नीचे लिखना। मैं इस विषय पे अपने इस चैनल पर बात करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छी रही, मस्त रही और पढ़ते रहिए।